सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 15 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। अब आइए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या होता है, दिल्ली से इसका क्या संबंध है, जानते हैं पूरे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। बता दें आपको कि पीएम 2.5 का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर, यानी कि जब हम 1 मीटर में 10 का पावर -6 मीटर लेते हैं तो इसे हम माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। तो अगर कण के डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम हो तो सबसे खतरनाक फेफड़ों के अंदर गहराई तक ये जाता है। वाहन धुआं, पराली जलाना, औद्योगिक धुआं, लकड़ी कोयला जलाना, ये इसके प्राइमरी सोर्स है। वहीं बात करें तो इससे हेल्थ इम्पैक्ट में सांस की तकलीफ, अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। वहीं अगर PM10 की बात करें तो इसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम होता है तो धूल और ठोस कण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सड़क, धूल, निर्माण गतिविधियां, उद्योग, ट्रक, बसेस, इन सब का ये प्राइमरी सोर्स है। वहीं खांसी, एलर्जी, आँखों में जलन और ब्रोंकाइटिस की शिकायत बढ़ सकती है। वहीं बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो ये रंगहीन, गंधहीन, जहरीली गैस है जिससे की वजह से सिरदर्द, चक्कर, ऑक्सीजन की कमी, गंभीर स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। वहीं अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो गैस ईंधनों में सल्फर जलने से बनती है। कोयला आधारित बिजली घर, उद्योग, रिफाइनरी में ये एक प्राइमरी सोर्स है। वहीं बात करें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की तो ये लाल भूरी गैस है जो कि अर्बन पॉल्यूटेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो डीजल वाहन, थर्मल पावर प्लांट्स और उद्योग से आता है। बात करें इससे होने वाले नुकसान की तो अस्थमा बढ़ता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और बच्चों में सांस संबंधी रोग बढ़ जाते हैं। आइए अब जानते हैं AQI होता क्या है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में मौजूद 6 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर हवा की गुणवत्ता बताता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। वहीं अगर बात करें कि AQI और उसकी श्रेणी कैसे नापी जाती है तो अगर AQI 201 से लेकर 300 है तो इसका मतलब उसकी श्रेणी खराब में गिनती की जाएगी। वहीं अगर 301 से 400 को देखें तो ये बहुत ही खराब के अंतर्गत आता है और 401 से लेके 450 तक ये गंभीर अवस्था का प्रकार है। वहीं अगर 450 से अधिक है तो ये आपातकाल की स्थिति बन सकती है। वहीं बात करें कि ग्रैप क्या है तो ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, यह दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पहले से तय की गई चरणबद्ध कार्रवाई का सिस्टम है। किस AQI पर कौन सा कदम उठाना है यह ग्रैप में पहले से लिखा होता है। बात करें ग्रैप के 4 चरण होते हैं, जो पुअर, वेरी पुअर, सीवियर और सीवियर प्लस मैंने आपको समझा दिया। अगर पुअर में बात करें तो यहाँ पर हल्की रोक टोक होती है। वहीं अगर वेरी पुअर अगर होगा, स्टेज 2 होगा तो सड़क सफाई, पानी का छिड़काव और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और स्टेज 3 में तो सबसे सख्त नियम होता है। और सीवियर अगर प्लस है तो मैंने आपको बताया यहाँ तो आपातकाल स्थिति हो जाती है। वहीं अगर ग्रैप 3 जो सीवियर कैटेगरी के तहत क्या क्या बंद होता है तो निर्माण और विध्वंस गतिविधियां पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वहीं अगर भारत स्टेज 3 पेट्रोल और जो भारत स्टेज 4 डीजल गाड़ियां हैं इनको भी बंद कर दिया जाता है। सैंड, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी जाती है। स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट को बंद कर दिया जाता है। वहीं अगर बात करें डीजल जनरेटर की, इसे भी बंद कर दिया जाता है। इंटर स्टेट डीजल बसों पर रोक लगा दी जाती है। कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जाती है। कक्षा 5 तक के स्कूल बंद हो जाते हैं और इनका ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाता है। बात करें कि ग्रैप में क्या क्या छूट दी जाती है तो कुछ जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट जारी रह सकते हैं, जैसे कि रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, डिफेंस प्रोजेक्ट, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं और साथ ही साथ सफाई और सैनिटेशन। आगे बात करें तो स्टेज 3 अभी लागू क्यों नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि AQI 350 होने पर स्टेज 3 को लगाना है, लेकिन CAQM ने दिसंबर 2024 में नियम बदल दिए। कई कड़े नियम स्टेज 2 में डाल दिए। अब स्टेज 3 केवल AQI 400 प्लस पर ही लागू होगा और स्टेज 4 में केवल 450 प्लस पर। इसलिए AQI 350 होने पर भी स्टेज 3 लागू नहीं किया गया दिल्ली में। अब दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण क्यों बढ़ता है तो हवा की गति धीमी हो जाती है, तापमान गिरने से प्रदूषण ऊपर नहीं उठता। वहीं बात करें गाड़ियों का धुआं एक मुख्य समस्याओं में से एक है। कंस्ट्रक्शन धूल, उद्योगों की चिमनियाँ, खेतों में पराली जलाना, दिल्ली NCR का भौगोलिक कटोरा यानी इंडो गैंजेटिक बेसिन प्रदूषण को बाहर नहीं निकलने देता।
वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिल्ली में हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। औसत एक्यूआई देखें तो ये 347 पहुंच गया है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पास है, जैसे बवाना, जहांगपुरी, चांदनी चौक और आनंद विहार। इसके बावजूद सीएक्यू ने अभी तक ग्रैब स्टेज 3 लागू नहीं किया। यही आपकी न्यूज़ थी। और ग्रैब की कमियां की बताएं तो ये रिएक्टिव है, पहले प्रदूषण बढ़ाता है फिर कार्रवाई होती है। एनसीआर के कई जिले ठीक से प्लान नहीं करते, दीर्घकालिक कोई समाधान नहीं है इनके पास, केवल दिल्ली को टारगेट करता है। लेकिन प्रदूषण हवा से पड़ोसी राज्यों से भी जाता है, आर्थिक नुकसान होता है, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट सभी कुछ रुक जाते हैं। अब आगे क्या किया जाए, तो पूरे उत्तर भारत के लिए एयर शेड प्लानिंग करना होगा। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा, पराली प्रबंधन पर सब्सिडी देना पड़ेगा, हर जगह डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी लगाना होगा, CAQAM को ज़्यादा शक्तियाँ देनी होगी और रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी करनी पड़ेगी। अब आइए जानते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे बढ़ते हैं, जहाँ पर होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है वो निगेटिव दर में पहुंच गया है। आइए जानते हैं इस न्यूज़ को पूरे डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो जब भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं इकोनॉमिक में किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। बात करें इन्फ्लेशन के कई प्रकार होते हैं, उनमें से जो हमें पढ़ना है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है, जहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज करते हैं एक्सट्रीमली रैपिड पेस पर, और अगर ये 50% पर मंथ के हिसाब से एक्सीड कर रहे हैं तो ये आपका हाइपर इन्फ्लेशन के प्रकार में आ जाता है। वहीं बात करें तो इससे मॉनेटरी सिस्टम कोलैप्स होने का भी खतरा होता है। अब बात करें काउजेस के आधार पर इन्फ्लेशन को देखें तो ये डिमांड पुल और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आता है। अगर बात करें डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, जहाँ पर डिमांड बढ़ जाता है गुड्स और सर्विसेज का, तो जो सप्लाई होगा वो धीमा हो जाता है, जिससे कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इसे ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। वहीं अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो ये बढ़ता है प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से जो वेजेज है वो भी बढ़ जाते हैं और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं इसी महंगाई को कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि प्राइसेस बढ़ जाता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो ये एक ऐसी कमेटी है जो भारत में महंगाई दर को कंट्रोल करने का काम करती है। बात करें ये MPC की बेंचमार्क इंटरेस्ट फिक्स करती है इंडिया में। बात करें ये कौन सी कमेटी है, तो यहाँ पर RBI और भारत सरकार के 3 मेंबर होते हैं और RBI के गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। बात करें तो भारत में महंगाई दर को 4 +-2 रखना है, यानी कि 2% से कम नहीं और 6% से ज़्यादा नहीं। इसको उर्जित पटेल समिति के कहने पर इसको लाया गया था, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब RBI के पास बहुत सारे टूल हैं जिससे वो भारत में महंगाई दर को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDR, CRR, इन सब का यूज़ करके RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को निर्धारित करता है और साथ ही साथ भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब आइए जानते हैं जो आज का न्यूज़ है। अब जानते हैं रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन होता क्या है। तो देखिए, जब होलसेल के प्राइसेस में चेंजेज आता है और उसको मेजर किया जाता है तो इसे हम WPI कहते हैं। वहीं बात करें हम CPI की, यानी कंज्यूमर प्राइस लेवल की, तो यहाँ पर जो रिटेल प्राइस जो चेंजेज होता है उसको जब मेजर किया जाता है तो इसे CPI कहा जाता है। बात करें WPI में तो यहाँ पर केवल और केवल गुड्स कवर होते हैं, और CPI की बात करें तो यहाँ गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर किए जाते हैं। बेस ईयर की बात करें तो 2011-12 है WPI के लिए और CPI के लिए मात्र 2012 है। बात करें रिलीज करने वाली संस्था कौन है, तो WPI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। वहीं CPI की बात करें तो इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। अब आइए न्यूज़ को जानते हैं। तो इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो निगेटिव में जा चुका है। अक्टूबर मंथ में कितना चला गया है, ये 1.21 चला गया है। अब इसके जानने के कारण, यानी ये इतना निचला स्तर पर गया कैसे, तो बता दें आपको कि जो फूड आर्टिकल्स हैं, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल और जो बेसिक मेटल्स के मैन्युफैक्चरिंग है, उनके प्राइस डिक्रीज़ हुए हैं लास्ट मंथ में। चलिए, ये था आपका न्यूज़ जो इन्फ्लेशन से संबंधित था। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है 2095 करोड़ का डील भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। और किस मिसाइल के लिए, तो इनवार एंटी टैंक मिसाइल के लिए। अब बात करें तो इनवार क्या है, तो इनवार एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसमें
कितने कैलिबर का गोली इस्तेमाल किया जाता है, तो 125 उसकी कैलिबर है। अब बात करें कि ये किसके लिए है, तो T90 टैंक की मुख्य 125 स्मूथ बोर गन से ये फायर होता है। बात करें इसका मूल विकास कहाँ किया गया था, तो ये रशिया में किया गया था, लेकिन भारत में इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अब बात करें कि इसके की फीचर्स क्या-क्या है, तो केवल T90 टैंक की मुख्य तोप से ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसका रेंज लगभग 5 किलोमीटर तक है और इसमें लेजर बीम राइजिंग गाइडेंस भी है और साथ ही साथ ये टेंडम हीट यानी कि हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक के लिए है। एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी भेदने की ये क्षमता रखता है। वहीं बात करें तो इसके पास हाई हिट प्रोबेबिलिटी है, मूविंग टारगेट्स पर भी ये प्रभावी है। बात करें इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, तो हमें दो ही जगह से खतरा है, एक पाकिस्तान और दूसरे तरफ से चाइना से। तो इनवार टैंक गन से लॉन्च होता है। टैंक को अतिरिक्त ATGM प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। आधुनिक एरा रैप्ड टैंक्स को भेजने में भी ये सक्षम है। डेजर्ट वारफेयर जैसे राजस्थान में ये बेहद उपयोगी हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत को भी इससे समर्थन मिलेगा क्योंकि आप BDL के द्वारा इसका इंडिजिनस अब निर्माण किया जा रहा है। वहीं टैंक के भीतर से ही मिसाइल लॉन्च होने से क्रू की क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करें न्यूज़ की, तो रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095 करोड़ से अधिक की इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीद के लिए समझौता किया है। अब इसका उद्देश्य है कि भारतीय सेना के T90 भीष्म टैंक की जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाना है। वहीं बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। वहीं ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और इसका कार्य है गाइडेड मिसाइल सिस्टम का निर्माण करना, जैसे आकाश, नाग, मिलान टूटी और इनवार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर भारत जो है क्लाइमेट रिस्क पर है। बार बार ये रिपोर्ट आ रही है और भारत को चेतावनी दी जा रही है, तो समय से पहले सुधरना होगा, नहीं तो कोस्टल एरियाज़ के सारे जगह डूब जाएंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। बता दें कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट की घटना है इंडिया में, वो 430 इवेंट हो चुके हैं। वहीं बात करें इससे 80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बात करें 1.3 बिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। और अगर इकोनॉमिक लॉसेस को देखें तो ये 170 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ है। अब अगर इवेंट जो घटनाएं प्रमुख रूप से देखा गया है वो है हीट वेव, मॉनसून फ्लड, साइक्लोन और लैंडस्लाइड। वहीं अगर ग्लोबल इम्पैक्ट के डेटा को देखें पिछले 30 साल के, तो टोटल डेथ 8,32,000 से भी ऊपर हुए हैं। वहीं इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक का इकोनॉमिक लॉस हुआ है और सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है वो फ्लड से विक्टिम की हुए हैं। आइए और कुछ इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं जो कि एक्सट्रीम इवेंट्स के अंतर्गत आता है। तो 2013 में उत्तराखंड के फ्लड हुए, 2019 में मानसून के फ्लड हुए, वहीं असम और केरला में भी लगातार फ्लड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। हीट वेव्स 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गुजरात, राजस्थान, यूपी में बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें साइक्लोन्स की, तो साइक्लोन्स की भी बढ़ रही है इंटेंसिटी धीरे धीरे भारत में, जिस कारण से क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन चुका है इंडिया में। अब आइए देखते हैं जो टॉप 10 कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से। तो उसमें सबसे पहला स्थान डोमिनिका का है, जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, और भारत का रैंक इसमें 9वां है। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। अब आइए जानते हैं कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन भारत में ही नहीं है, पूरी धरती पर ओवर पॉपुलेशन है। उसी तरह से हमारा कोस्ट लाइन भी काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से अफेक्टेड एरिया भी ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात करें कि हम हर चीज़ पर, हमारी एग्रीकल्चर मानसून पर ही डिपेंडेंट है। वहीं बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड अफेक्टेड होते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सारे रीजन में, और मैंग्रोव और वेटलैंड लॉस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है इन क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब बात करें क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, तो इसको ग्लोबल थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब जारी कहाँ किया गया है, तो COP30 बेलेम ब्राज़ील में। आपको मालूम होना चाहिए COP30 कहाँ हो रहा है, तो ये बेलेम ब्राज़ील में हो रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित देशों की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी बताना है, मानव जीवन, आर्थिक नुकसान और प्रभावित आबादी का आकलन करना है। अब अगर इंडिया की रैंक की बात करें, वो मैंने आपको बता दिया, रैंक 9 पर है भारत। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के चीफ लैंड्स C-130J
इनॉग्रेट न्योमा एयरबेस इन लद्दाख। तो आपको याद कर लेना है कि न्योमा एयरबेस कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। अब इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखिए तो ये लद्दाख में स्थित है, यानी कि भारत के जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो ये लोकेशन आपको दिखाई पड़ेगा। और ये कितनी हाइट पर लोकेटेड है, तो 13,700 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है और 23 किलोमीटर है कहाँ से, LAC से, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना से लगता है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि चाइना से हमारे पास लड़ने में मदद करेगा। यहाँ पर हम आसानी से C-130J स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेशनल बना सकते हैं। वही इसके यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा। अब बात करें कि C-130J क्या है, तो ये सुपर हरक्यूलिस एक आधुनिक सामरिक एयरलिफ्टर है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष अभियान जैसे कि मानवीय सहायता और सैन्य परिवहन सहित कई तरह के अभियानों के लिए किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने 2011 में पहला C-30J विमान अपने बेड़े में शामिल किया था और इसका इस्तेमाल विशेष बलों की त्वरित तैनाती और चिकित्सा निकासी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि उच्च ऊंचाई वाले हवाई अड्डों और दूरस्थ लैंडिंग स्ट्रिप्स जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी ये अपने आप को काबिल बना कर रखता है। आइए अब जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है, तो यूनाइटेड स्टेट में है। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, लॉकहीड मार्टिन है, यानी हमने इसे USA से खरीदा था। अब आइए अगले करंट अफेयर पे बढ़ते हैं, जहाँ पर 17 साल की आंध्र प्रदेश की रहने वाली कुंचाला कैवल्या रेड्डी को अब ट्रेन किया जाएगा एस्ट्रोनॉट्स की तरह। कहाँ पर, तो ये यूनाइटेड स्टेट में। अब इनको सेलेक्ट कर लिया गया है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, यानी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो US में होगा इसके लिए सेलेक्ट किया गया है इनको। 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो कि टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा कराया जाएगा और ये फ्लोरिडा में होगा 2026 से लेके 2029 तक। काफ़ी अच्छी बात है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मात देकर ये एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अब ये जाएंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। चलिए बढ़ते हैं, इनका नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। अगले बात करें तो इंडिया और नेपाल ने डील साइन किया है ताकि वो बूस्ट कर सके रेल ट्रेड कनेक्टिविटी को, यानी कि आपको 2 लाइन याद रखना है, इंडिया से जुगबानी और नेपाल से विराटनगर को ये लाइन जोड़ेगा ताकि जो ट्रेड की फैसिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके, फ्रेट मूवमेंट आसानी से हो सके इंडिया और नेपाल के बीच में, ताकि हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक टाइज अच्छे से बना रहे। इसलिए इस लाइन को चालू किया गया है, जोगबनी और विराटनगर। इस नाम को याद कर लीजिएगा, जोगबनी बिहार इंडिया में है और विराटनगर नेपाल में है। अब इस मैप को देख लीजिए, ये बिहार का मैप आपको दिख रहा होगा जहाँ पर जुगबनी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर। अब ये लाइन कितना लंबा है, तो मात्र 18.6 किलोमीटर का लंबा है, पर ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा रखता है। चलिए अब इसमें से अगर देखें तो 5.45 किलोमीटर की लाइन इंडिया में है और 13.6 किलोमीटर की लाइन नेपाल में है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर पंजाब पहला स्टेट बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट किया है अमेंडेड भारत नेट स्कीम स्टेट वाइड। अब आइए इसका नाम याद रखेगा, पंजाब का केवल। अब आइए जानते हैं भारत नेट के बारे में, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया था 2011 में और इसको 2015 में नाम दिया गया था भारत नेट। वैसे इसका जो लॉन्चिंग के समय नाम था ये था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अब भारत नेट है क्या, तो भारत नेट इंडिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है सभी ग्राम पंचायत और विलेजेज को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के साथ। यहाँ पर जो मिनिमम रफ्तार है वो है 100 Mbps का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ताकि इनेबल किया जा सके ई-गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ और डिजिटल सर्विसेज को रूरल एरियाज़ में। वहीं अगस्त 2023 में स्वीकृत संशोधित भारत नेट योजना, यानी इसको अमेंड कब किया गया, तो अगस्त 2023 में, जिसका उद्देश्य रिंग टोपोलॉजी में सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना और मांग लगभग 3.8 लाख गैर GP गाँव तक कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। वहीं अगर बढ़े अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर ओमान यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व काउंसिल का मेंबर बन चुका है। बता दें आपको कि ओमान को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल में वर्ष 2025 से लेकर 29 तक के लिए चुना गया है। इसका चयन 43वीं यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हो रहा है। वहीं बात करें कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का मुख्य निर्णय निर्माण निकाय है जो जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन और मानव
प्रकृति संतुलन पर काम करता है। ओमान का चयन पर्यावरण संरक्षण और यूनाइटेड नेशन के एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह वैश्विक पर्यावरणीय शासन यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस में मध्य पूर्व देशों की भूमिका बढ़ाने का भी संकेत दे रहा है। बात करें कि ओमान को बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में क्यों शामिल किया गया है, तो ओमान ने 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जबल अख्दर और अल सिरीन को संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में विकसित किया है, जिसमें बहुत समृद्ध जैव विविधता पाई गई है। इन क्षेत्रों में दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियां जैसे कि अरेबियन आइबेक्स, अरेबियन गोल्फ, गैजलीज और 400 प्लस पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। ओमान ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अपनाया, स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए कृषि, चराई, इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों को नियंत्रित और संतुलित रूप में चलाया। उसने इन क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को मिलाकर मैनेजमेंट प्लान बनाए, जो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के मानकों के अनुरूप है। यह पहल यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 30x30 लक्ष्य के अनुसार है, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। आइए अब इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखिए। तो ओमान की राजधानी क्या है, तो मस्कट है, वहीं यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। बात करें, आपको यहाँ पर ओमान के ऊपर UAE दिख रहा होगा, जहाँ पर पर्शियन गल्फ बाएं तरफ और दाहिने तरफ गल्फ ऑफ ओमान दिखाई दे रहा होगा। अब इन दोनों को जो जोड़ने वाला स्ट्रेट है, इसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। वहीं अगर आप यमन के ओर देखेंगे और जिबूती के पास देखेंगे तो आपको एक रेड सी दिखाई देगा और एक गल्फ ऑफ आडेन दिखाई देगा। इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट बाब एल मंदेब कहलाता है। वहीं बात करें मेडिटेरियन सी, जब रेड सी से जुड़ता है, यहाँ पर जोड़ने वाला जो कैनल है, इसे हम स्विच कैनल कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर लॉरा वोलवार्ट और साथ ही साथ सेनुरन मुथुस्वामी जो है, एक वुमेन के लिए और दूसरा मेन के लिए, इनको ICC वुमेन और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अक्टूबर के लिए। तो ये थे आपके 15 नवंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट था। अब अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।